हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं परमैथ 6.1, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम परमैथ थेल्स प्रमेय को पूरा कंप्लीट प्रूव करने का तरीका जानेंगे कि किस तरीके से परमैथ 6.1 को मीन्स थेल्स प्रमेय को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 5 नंबर का एक यहाँ से कंप्लीट आता है ही आता है। आप लोग यहाँ से सीरीज चलाएंगे हम लोग अभी परमैथ 6.1, उसके बाद 6.2, 6.3 को प्रूव करने का आप लोग को वीडियो मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमेय 6.1 को देखेंगे, जो कि हमारे पास दिया हुआ है थेल्स प्रमेय के नाम से। इस प्रमेय को हम जानते हैं और सबसे पहले हम स्टेटमेंट को जानते हैं कि प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय बोलता क्या है। तो देखिए, हमारे पास थेल्स प्रमेय बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह जो रेखा होती है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक ये फिगर है जो कि एक त्रिभुज एबीसी है, और एबीसी की मान लेते हैं कि तीसरी भुजा बीसी है और बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। तो थेल्स प्रमेय यही बोलता है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींची जाएगी तो यह जो डीई रेखा होगी भुजा अन्य दो भुजा कौन होगी? ए बी होगी और एसी होगी। ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मान लिया कि एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट में सब बात को लिख लेंगे अच्छे से। मान लिया कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी तीसरी भुजा बीसी मान लेते हैं। ठीक है, बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींचा गया है। देखिए डी बीसी के समानांतर एक रेखा, समानांतर रेखा क्या होती है वो भी आप लोग को बता देते हैं कि समांतर रेखा जो होती है, जब दो रेखा आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो इसको हम बोलेंगे समानांतर रेखा। आप लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक ए बी रेखा है और एक डी ई रेखा है। इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी आपस में कट नहीं करेगी, तो इन दो रेखा को हम बोलेंगे समांतर रेखा। तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बीसी है और डीई है, आगे हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर पाएगी, तो इस रेखा को हम समांतर रेखा बोलेंगे। तो देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट में लिख दिया है कि बीसी के समानांतर, ये तीसरी भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचा गया है। इसलिए सिद्ध करना है कि देखिए, जब हमें सिद्ध क्या करना है, डीई जो है से बीसी के समानांतर है, तो सिद्ध ये करना है कि वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। विच मीन्स कि ए बी और ए सी को समान अनुपात, विच मीन्स कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, जो कि तीसरी भुजा के समानांतर डीई जो है वो दो भुजा को इस तरीके से समानुपाती खंडों में काटती है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करने से पहले हमें रचना करना है। ठीक है, देखिए रचना हमें क्या करना है कि एक डी से डीएम लंब करना है। डी से डीएम लंब ए ई खींचते हैं, ए ई, तथा ई से ईएन लंब एडी खींचते हैं। देखिए खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना में डी से डीएम लंब ए खींचेंगे। अब देखिए ये रहा हमारा डी और ये रहा एम, यहाँ से इस तरीके से ए पर हमने डीएम लंब खींच दिया। हमने रचना में लिखा है कि डी से डीएम लंब ए खींचते हैं, इस तरीके के चिन्ह को बोलेंगे लंब। डी से डीएम लंब ए, विच मीन्स के यहाँ से एक एम खींचेंगे डीएम, और जो कि ए पर क्या रहेगी, लंब करेगी। ठीक है, उसी तरीके से ई से ई एन लंब एडी खींचते हैं, यहाँ से इस तरीके से ई से ई एन लंब इस तरीके से लंब खींचते हैं। उसके बाद तथा डी से सी और डी से सी और ई से बी को मिलाते हैं, ई से बी को मिलाते हैं। देखिए अगला रचना हम क्या करेंगे, डी से, पहली रचना तो हमने कर दिया कि डी से डीएम लंब खींच दिए और उसके बाद ई से ईएन लंब खींच दिए। उस तरीके से दूसरा रचना में हमें क्या करना है कि डी से सी को मिला देंगे और ई से बी को मिला देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से डी से सी को मिला दिए और कुछ इस तरीके से हमने ई को बी से मिला दिए। तो यहाँ से हमारा होता है रचना समाप्त। अब हम चलेंगे उत्पत्ति पर। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले अब लिखेंगे
अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप लोग को मालूम है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। आप लोग हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE को अलग से हम बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए ये रहा त्रिभुज ADE, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज ADE है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से E से EN लंब इस तरीके से खींचा हुआ है। तो हम मान के चलेंगे कि ये AD जो है से हमारा आधार है और EN जो है से हमारा लंब है। तो इस तरीके से त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुने, देखिए आधार हमने बोला कि AD को लेना है, तो आधार हमारे पास यहाँ पे AD हो जाएगा गुने ऊंचाई। इस त्रिभुज का जो ऊंचाई हमने लंब टाना है वो EN है, तो इस तरीके से EN हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ले लेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ले लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिए। उसी तरीके से फिर उसके नीचे वाला त्रिभुज जो हमारे पास BDE है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो BDE का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 1/2, और आधार हमने BD लेना है। यहाँ पे आधार हमको BD रहा, और ऊंचाई देखिए इस त्रिभुज को अगर हम अलग से बना के आप लोग को दिखाए तो ये रहा BD और ये रहा BE और ये DE रहा। तो मान लेते हैं यहाँ पे E है, ये B है और ये D है। तो हमारे पास आधार ये रहा, इसकी जो ऊंचाई है हम भुजा को आगे टानेंगे तो ये ऊंचाई हमारे पास लंब मिल गया EN। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का जो ऊंचाई होगा वो EN होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार BD को ले लेंगे और ऊंचाई भी हमारे पास यहाँ पे EN रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये रहा, एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। आप लोग देख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का हमने क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम अनुपात निकालेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं 1/2 गुने AD गुने EN है। तो यहाँ पे 1/2 गुने AD गुने EN को रख लेंगे, अपॉन में देख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने AD गुने EN है। उसी तरीके से BDE का जो है 1/2 गुने, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुने BD गुने BD गुने और EN है। तो आप लोग देख सकते हैं 1/2 अंश और हर में कट जाएगा। उसी तरीके से EN और EN भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो निकला है वो एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, जो हमारे पास ये दोनों का रेशियो आया है, अनुपात निकला है, वो AD बटे BD आ चुका है। तो AD बटे BD हम इसको लिख लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण फर्स्ट आ गया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल AD बटे DB। आप लोगों ने देखा है कि हम सबसे पहले एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले, उसी तरीके से BDE का क्षेत्रफल निकाल के, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हमने अनुपात निकाल दिया। जब अनुपात निकाल दिया तो हमारे पास फर्स्ट समीकरण आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, आगे बनाएंगे हम इसी प्रकार क्या करेंगे कि हम फिर ADE का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब हम इस त्रिभुज ADE को इस बनाकर साइड में दिखा देते हैं। देखिए ADE है ये हमारे पास। इस बार जो देखिए फर्स्ट बार जो हम ADE का क्षेत्रफल निकाले थे तो आधार हमने AD लिया था और लंब को हमने EN लिया था। लेकिन इस बार अगर हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार हमें AE लेना है और लंब हमें DM लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक लंब DM भी खींचे थे, तो इस बार आधार हमको EN लेना है। तो हम कह सकते हैं कि ADE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 1/2 गुने आधार, जिसको हमको AE लेना है, आधार AE हो गया एंड लंब जो हो जाएगा वो हमारा DM हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ADE का क्षेत्रफल निकल गया। फिर पुनः इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, BEC का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, सॉरी DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। जब हम DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब DEC का क्षेत्रफल ये वाला, ये रहा DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 और आधार हमारे पास EC ही निकलेगा।
आधार आप लोग याद रखिएगा हमारे पास EC निकलेगा, और उस तरीके से इसकी भुजा को आगे बढ़ाकर लंब यहाँ पे हमारे पास DM आ जाएगा, गुना DM आ जाएगा। देखिए हमारे पास आधार EC आ जाएगा और लंब जो हमारे पास आएगा वो DM आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दो त्रिभुज आ गया। अब इस दो त्रिभुज का हमें क्या करना है, अनुपात निकाल देना है। तो फिर करेंगे कि ADE का क्षेत्रफल, हम क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ADE का क्षेत्रफल इस बार जो निकला है वो 1/2 गुने AE गुने DM आया है, और उसी तरीके से DEC का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुने EC गुने DM आया है हमारे पास। आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम हाफ कट जाएगा और DM भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इस तरीके का रेशियो निकालने के बाद, ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल जो बराबर हमारे पास आ रहा है AE बटे EC के बराबर आ रहा है, AE बटे EC के बराबर आ रहा है। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा। समीकरण 1 में आप लोग देखिएगा ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल है। उसी तरीके से समीकरण 2 में एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है। आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण 1 में ADE का क्षेत्रफल है, ऊपर भी समीकरण 1 में 2 में ADE का क्षेत्रफल है, नीचे देखिए BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पे DEC का क्षेत्रफल है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चूंकि अब यहाँ पे हमें एक थ्योरम याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे हमें लिखना है कि चूंकि त्रिभुज DEC तथा DEC और उसके बाद BDE ले लेंगे, ठीक है। BDE ये दो त्रिभुज जो है BDE दो समानांतर रेखा के बीच बनी है, दो समानांतर रेखा के बीच बनी त्रिभुज है, बीच बनी त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा, जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई अगर दो त्रिभुज बनता है तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल वो हमारे पास बराबर हो जाएगा, एरिया त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। विच मीन्स के हमारे पास ये देखिए नीचे है एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पे है DEC का क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुज जो है वो दो समानांतर रेखा के बीच बनी त्रिभुज है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का एरिया जो हो जाएगा वो हमारे पास बराबर निकल सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 को ही हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे, देखिए DEC की जगह पे हमें क्या करना है, DEC और BDE दोनों बराबर है, तो DEC की जगह पे हमने BDE लिख देना है, बट्टे एरिया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हमें लिख देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DEC की जगह पे हमें क्या करना है, BDE लिखना है यहाँ पे। तो BDE का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास बराबर है AE बट्टे EC का, और ये इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 एंड 3 से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा समीकरण 1 ये रहा और समीकरण नंबर 3 ये रहा। समीकरण 1 और 3 से आप लोग देखिएगा तो हमारा जो LHS साइड है वो LHS के बराबर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं LHS में हमारा है एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। यहाँ भी LHS में आप लोग देख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे एरिया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे EC का। तो यहाँ होता है थेल्स प्रमेय हमारा प्रूव। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय जो है से वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को थेल्स प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाले हैं वो थेल्स प्रमेय का विलोम विच मीन्स के 6.2 हम करने वाले हैं, प्रमेय 6.2। उसके बाद इसी चैनल पर आप लोग को 6.3 भी मिलता रहेगा, जो कि आप लोग के 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमेय सब। तो इस प्रमेय के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि जो है आप लोग का एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग को इसी चैनल पर जो है से प्रीवियस चैप्टर का जो है से 1 से लेकर 6 सभी चैप्टर का जो है से ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है टेलीग्राम पर, उसका जो है से आप लोग को नोट्स भी मिलता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है।